नमस्कार। वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि काफ़ी दिनों से टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज़ का वेट हो रहा था और फाइनली वो वेट अब पूरा हुआ क्योंकि वैकेंसीज़ आ चुकी हैं टीजीटी पीजीटी की। तो जो लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं, यानी जो लोग एलिजिबल हैं कि वो टीजीटी या पीजीटी में फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस एक वीडियो में मैं सारी बातें करने वाला हूँ, यानी पंजीकरण से लेकर के, रजिस्ट्रेशन से लेकर के, और वैकेंसी कितनी है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं। और हम इसमें बात करेंगे विशेष रूप से कि बीएड वाले क्या एप्लीकेबल हैं या फिर जिनके पास बीएड नहीं है वो एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर आपके पास में बीएड नहीं है तो क्या आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं पीजीटी का, या भर सकते हैं? तो हम सारी बातें करेंगे इसमें। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि विज्ञापन और उसकी फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है और पेमेंट का जो डेट है वो क्या है। ठीक है, जैसा कि आपकी सहूलियत के लिए मैंने इस पीडीएफ को हाईलाइट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विज्ञापन संख्या कौन सी है। विज्ञापन संख्या 02 और 2020 प्रवक्ता, ठीक है, यानी लेक्चरर की ये वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पे देखिए आप, ऑनलाइन आवेदन भाग 1 यानी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 29 अक्टूबर 2020 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और शुल्क भी हम जमा कर सकते हैं आज के दिन ही। यानी अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप आज के दिन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पंजीकरण की जो लास्ट डेट है, यानी रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तिथि है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, 27/11/2020। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप लोग लास्ट डेट तक ना बैठें। अगर आप एलिजिबल हैं, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और उसके बाद में आप अगर आपको लगता है कि आप पीजीटी में फॉर्म फिल करेंगे किसी सब्जेक्ट में, तो फिर आप 2-3 दिन के अंदर फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, दूसरी बात करेंगे कि शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी बिल्कुल सेम है। कौन सी है? 27 नवंबर 2020। ठीक है, और सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है फॉर्म सबमिट करने की वो है 30 नवंबर 2020। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स थी जो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो प्रयागराज है उसके द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रवक्ता के रिक्त पद थे कितने? 2595। ठीक है, विषयवार, अनारक्षित व आरक्षित, और उसकी श्रेणीवार तथा वर्गवार, बालिका या फिर बालक दोनों के लिए रिक्तियों का विवरण जो है सारणी संख्या 1 में दिया गया है। तो हम उसको पूरा देखेंगे कि किस तरीके से बालिका और बालक में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कितनी संख्या है उन वैकेंसीज की। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। वो निर्देश ये हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट कौन सी है, आप ध्यान रखेंगे, वेबसाइट है www.upsessb.org। इस पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से, काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे आप लोग, यानी ऑनलाइन के अलावा और किसी भी माध्यम से जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो केवल ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे आप। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो विज्ञापन है, ठीक है, यानी इसमें जो विज्ञापन में जो वैकेंसीज बताई गई हैं उनकी संख्या घट या बढ़ भी सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि आप हिस्ट्री से फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो आप हिस्ट्री में फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा विषयों में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यानी आपने डबल एमए किया हुआ है हिस्ट्री से या फिर किसी अदर विषय से, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पृथक पृथक आवेदन किया जाएगा। ठीक है,
तो उसके लिए आप अलग से आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें लिखी हुई है कि भाषा संबंधी जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, भाषा संबंधी जो प्रश्न पत्र है उसकी भाषा उसी भाषा में होंगे, ठीक है। और हिंदी का यदि हम बात करें, हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में होगा, और इंग्लिश का इंग्लिश में होगा, उर्दू का उर्दू में होगा, ठीक है। तो बहुत ही सामान्य सी बात है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित जरूर कर लें। आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को धारण कर सकते हैं, मतलब करते हैं, ठीक है। यानी आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वहाँ तक यदि आप सभी जितनी शर्तें इसमें दी गई हुई हैं आप उनको फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली ज़रूर फॉर्म फिल करें। दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, सामान्य कैटेगरी में जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए 10% का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। आगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व सूचनाओं का सत्यापन जरूर करें, ठीक है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरी यहाँ पे हम देखिए, इसमें हमने केवल इम्पॉर्टेंट जो इसमें थे उसको सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि इसमें 22 पेजेस हैं, तो 22 पेजेस को हम कंप्लीटली पढ़ेंगे जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि उक्त अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तथर्थ शिक्षक है तो उससे संबंधित सूचनाएं भरनी होंगी। तो ये तो आपके लिए नहीं है, ये केवल शिक्षक के लिए हैं जो वर्तमान शिक्षक हैं, ठीक है, और वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आवेदन शुल्क कितना आपको पे करना पड़ेगा, तो इसकी यहाँ पे हम कंप्लीट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आवेदन शुल्क जो है वो कौन कौन सी श्रेणी के लिए कितना है। अगर हम बात करें सामान्य की, तो सामान्य में आवेदन शुल्क 700 रुपये है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये, तो कुल आपको 750 रुपये देने होंगे। वहीं बात करेंगे EWS की, तो उसको देने होंगे 650 रुपये, और अगर वहीं बात करें OBC की तो उसको देने होंगे 750, यानी जनरल कैटेगरी के बराबर, ठीक है। और SC की बात करें तो 450 रुपये आपको फॉर्म फिल करने में खर्च करने होंगे। तो आगे हम बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको फ़ोटो वगैरह इसमें अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। तो फ़ोटो के लिए क्या, अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ जो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए तथा हस्ताक्षर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। इसमें JPG, यदि आप PNG या फिर GIF में भरेंगे तो वो नहीं होगा, आपको JPG फॉर्मेट में अपने इमेज को कन्वर्ट करके फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं फिलहाल। और साइज इसका क्या होगा, साइज इसका होगा 5 से 30 KB का, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विज्ञापन संख्या द्वारा विज्ञापन प्रवक्ता के रिक्त 2595 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनों का विषयवार वर्गवार वालिका। तो इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं जो ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जो आयु सीमा है वो कितनी है, कितनी इसमें है। तो इसमें जो एज है वो न्यूनतम आपको बताई गई है, यानी 21 साल से कम ना हो, ठीक है। 21 साल के यदि आप हैं तो आप PGT के लिए एलिजिबल हैं, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, और जो 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो, ठीक है। वेतनमान जो है, क्योंकि लेक्चरर आप बनेंगे तो वेतनमान काफ़ी अच्छा होगा, जो 47,600 से 1,51,100 से, और जो आपका जो पे लेवल होगा वो 8 होगा, और जो ग्रेड पे होगा वो 4800 होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा वेतन आपको मिलेगा। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे आरक्षण। तो आरक्षण के लिए कुछ यहाँ पे
बातें लिखी हुई हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी जो अहर्ता की तिथि क्या हो सकती है। तो जो अहर्ता की तिथि है वो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अहर्ता की तिथि मानी जाएगी। ठीक है। शैक्षिक योग्यता क्या है? उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं जो सारणी संख्या 2 में संलग्न है दिया गया है। अब बात इसको हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन सी उनकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं हैं। ठीक है, जो 2 में है। परीक्षा केंद्र की बात करें तो सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर परीक्षा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। और भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे किस तरीके से संपन्न होगी उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, भर्ती प्रक्रिया के बारे में जो प्रवक्ता पद हैं उस पर चयन लिखित परीक्षा के द्वारा तथा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर होगा। ठीक है, और बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार की जाएंगी। ठीक है, यानी आपको लिखित परीक्षा पास करनी होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा और प्रत्येक के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे लिखित परीक्षा के लिए 85 अंक हैं, 85 अंक हैं। ठीक है, वहीं पे साक्षात्कार के आधार पर आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे और जो 10 अंक मिलेंगे उसमें भी डिवाइडेशन किया गया है, यानी जो सामान्य ज्ञान यानी 10 अंकों का इंटरव्यू होगा उसमें सामान्य ज्ञान के आधार पर 4 अंक आपको मिलेंगे। दूसरा, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3 अंक आपको दिए जाएंगे और वहीं पे अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर आपको 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू आपका अच्छा होगा तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। वहीं हम बात करेंगे इसमें कि निम्नलिखित विशेष योग्यता के आधार पर आपको 5% जो है अंक हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, परसेंटेज अंक नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10% अंक। ठीक है, तो निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर आपको 5% अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। कौन कौन से? यदि आपके पास में डॉक्टरेट की उपाधि है तो आपको 2% अंक मिलेंगे। शिक्षा परास्नातक, ठीक है, यानी एमएड है तो आपको 2% अंक मिलेंगे। यदि आपने बीएड किया हुआ है तो आपको 1% अंक मिलेगा। लेकिन परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने खंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है उसको इसके अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि आप मास्टर डिग्री आपके पास एमए है या फिर एमएससी है, बीएड नहीं है, तब भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन बस ये है कि अगर किसी के पास बीएड होगा तो उसको थोड़ी सी वरीयता, उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा मार्क्स में। ठीक है, लेकिन अगर आपने लिखित परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन किए और इंटरव्यू में अच्छे गेन किए तो फिर जो टोटल मेरिट बनेगी उसमें यदि आपने बीएड वाले से ज़्यादा मार्क्स गेन कर लिए तो आपका चयन निश्चित है। ठीक है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बीएड नहीं है तो चिंता मत करिए, डोंट वरी, बी हैप्पी। फिर हम बात करते हैं कि प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। अब यहाँ पे देखिए आप, टोटल आपके पास जो अंक होंगे वो 500 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए मोटा मोटा बहुत बारीकी से कि टोटल जो अंक होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 500 और उनमें से जो सबसे ज़्यादा अंक हैं वो यहाँ पे देखिए आप 425 अंक। ठीक है, जो कहाँ से मिलेंगे? लिखित परीक्षा और अधिभार, लिखित परीक्षा प्लस अधिभार। ठीक है, तो ये टोटल 425 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर 50 अंक आपको साक्षात्कार, 50 अंक कहाँ से मिलेंगे? आपको साक्षात्कार से मिलेंगे। और विशेष योग्यता जिसके पास में डॉक्टरेट है या फिर बीएड है, एमएड है, तो उसको 25 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे अधिक अंक कहाँ पे हैं? सबसे अधिक अंक यहाँ पे अगर हैं कहीं पर भी तो वो है लिखित परीक्षा और अधिभार, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर है इंटरव्यू। अगर आपके पास बीएड नहीं है और आपने लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और साक्षात्कार अच्छे अंकों से आपने बीट किया तो फिर डेफिनेटली आप चयनित होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे कुछ और लिखी हुई है, थोड़ी सी पढ़ते हैं इसके बारे में हम, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हम सारा पीडीएफ पढ़ रहे हैं जो
आयोग द्वारा दिया गया है। ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने इसको हाईलाइट किया ताकि आप इसको इजीली समझ पाएं। लिखित परीक्षा की अगर हम बात करेंगे, लिखित परीक्षा तो प्रवक्ता संवर्ग पद के लिए चयन के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी। यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। कितने? 425 अंकों का एक क्वेश्चन पेपर होगा और प्रश्न पत्र में कुल 125 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी क्वेश्चंस को करना अनिवार्य रहेगा और जो तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी। तो फिलहाल इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर बात करते हैं समय, टाइम कितना होगा। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, और 2 घंटे के लिए 125, तो बहुत ही टाइम उचित रहेगा आपके लिए। अगर आपने अच्छे से उस विषय को तैयार कर लिया है तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, आप इजीली सक्सेस पाएंगे। वही बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, यानी 4 ऑप्शंस होंगे उसमें और एक सही होगा, आपको वही टिक करना होगा, वही गोला भरना होगा। और ध्यान रहे, यहाँ पे काली स्याही का बॉल पेन, काला पेन आपको धारण करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इसके आगे, मेन इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि चयन हेतु मेरिट लिस्ट। ठीक है, फाइनल जो आपका चयन होगा उसके लिए मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। यहाँ पढ़ते हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों, तदर्थ प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परीक्षा का प्राप्तांक प्लस सेवा आधारित अधिभार अंक, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं विशेष योग्यता आधारित अधिभार अंकों के योग के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12 के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक की सूची, किंतु 25% से अनधिक तैयार की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सूची तैयार की जाएगी जो 25% से ज़्यादा नहीं होगी। तो यह है मेरिट लिस्ट। ठीक है, वही बात करते हैं कि अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अनुदेश हैं जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फिलहाल इसमें, क्योंकि उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा तिथि की सूचना जो है वो यथा समय दी जाएगी। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देखते हैं। तो बस आप लग जाइए अपनी पढ़ाई में ताकि आप अच्छी तरीके से सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लें और फाइनली आप बन जाएं एक लेक्चरर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इस पीडीएफ में, यहाँ पे ये सारणी संख्या 1 है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। जो बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट वो ये हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रवक्ता बालिका वर्ग। ठीक है, बालिका वर्ग के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं कि कौन कौन से विषय के लिए बालक अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे ये कैटेगरी है। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, हिंदी के लिए अगर हम बात करें कि हिंदी विषय के लिए कुल कितनी वैकेंसी हैं, सामान्य वर्ग की 213 है, ओबीसी 90 है, एससी की 58 है, और टोटल कितनी है 363 है। तो प्रत्येक विषय की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो जो कैटेगरी में आप हैं, अगर आप हिंदी से एमए किया है, या आपने मैथमेटिक्स में एमएससी किया है, या फिर आपने होम साइंस में एमए किया है, या फिर जो भी आपने किया है, तो उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे और उसी के हिसाब से वैकेंसीज को आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे सबसे अधिक वैकेंसी किसकी है तो वो हिंदी की है। ठीक है, और सबसे कम वैकेंसी किसकी है तो आई थिंक होम साइंस की है, खासकर बालिका वर्ग के लिए, बालक वर्ग के लिए। बालक वर्ग के लिए एक ही वैकेंसी है, बड़ा दुख की बात है ये। वहीं हम बात करते हैं बालिका वर्ग के लिए। ठीक है, बालिका वर्ग के लिए बात करें तो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। अगर हम होम साइंस की बात करें बालिका वर्ग के लिए, गृह विज्ञान की, तो यहाँ पे देखिए आप 6 वैकेंसी हैं। ठीक है, जनरल की, और कुल वैकेंसी कितनी है 11 है। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो होम साइंस से हैं? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके पास कौन सा विषय है और आप लोग किस विषय से परीक्षा देंगे, यानी किस विषय से आप अप्लाई करेंगे। ठीक है,
कौन कौन से अगर ज़्यादा विषय हुए, अगर मान लीजिए कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि मैक्सिमम लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर विषय को फोकस करके, यानी वो इस विषय से अप्लाई करेंगे, तो फिर उस विषय के ऊपर आपकी क्लासेस पीजीटी की स्टार्ट हो जाएंगी हमारे चैनल पर, और आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में या फिर किसी भी विषय में, तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कमेंट्स कितने हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को देखिएगा कितनी वैकेंसी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई प्रत्येक जो प्रवक्ता पद है उसके लिए शैक्षिक अर्हताएँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो ये है हमारी सारणी संख्या 2, जैसा हमने ऊपर देखा था। अब यहाँ पे आप ज़रा समझिए, यहाँ पे ये विषय यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे अर्हता दी हुई है, ठीक है, एलिजिबिलिटी, और यहाँ पे लिखा हुआ है वरीयमान या फिर अधिमानी अर्हता, यानी इसका मतलब होता है प्रेफरेंशियल। देखिए ये कंपलसरी है, मतलब ये तो होना ही चाहिए, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये प्रेफरेंशियल है। अगर आपके पास में है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, कुछ अंकों का, कुछ परसेंट अंकों का आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जैसे मान लीजिए सपोज अगर हम बात करें गणित, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, आपने एमएससी किया है, तो गणित के लिए क्या है, गणित के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, जो बहुत ज़रूरी है, मतलब जो तो होना ही चाहिए, वो ये है कि एमए तथा एमएससी गणित। दूसरा ये है कि गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स। तो अगर आपके पास ये है, इन दोनों में से कोई एक है, तो आप एलिजिबल हैं पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे कॉलम में दिया गया है, क्या है, बीएड है, एमएड है, पीएचडी है, एवं किसी राष्ट्रीय स्तर, तो ये प्रेफरेंशियल है। अगर है तो आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, अगर नहीं है, अगर आप केवल एमए या फिर एमएससी हैं, तो चिंता की बात नहीं, आप उसमें मेहनत करिए, ठीक है। होम साइंस में यहाँ पे दिया गया है, तो प्रत्येक विषय का अलग अलग दिया गया है कि कौन कौन सी उसकी इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है और कौन कौन सी उसकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आप अपने विषय के हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट आज का इन्फॉर्मेशन जो पीजीटी से था। इसके तुरंत बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जो टीजीटी के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो में हमने बात करी पीजीटी के बारे में, और इसके तुरंत बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जो टीजीटी के ऊपर होगा, और उसमें हमने पूरा डिटेल में, जिस तरीके से अभी मैं कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातों को देखा है, और यहाँ पे ये पीडीएफ ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी लाभ मिलता हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।